एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की हमने बात की थी कि हमारे पास क्या होता है कि पर्टिकुलर हमारे पास जो पार्टिकल्स या एलिमेंट्स या हमारे पास आइंस एटम्स होंगे उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी जैसी एनर्जी होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और प्रॉपर ओरिएंटेशन हो तो तभी हमारे पास प्रोडक्ट बनती है। और इसके अलावा जब वो ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, तो एक उनमें शॉर्ट लिव्ड स्टेट बनती है जिसको ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसी एक्टिवेशन एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट जो हमारे पास एक हम कहते हैं कि स्टेट एग्जिस्ट कर रही होती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसकी ग्राफ्स को देख लेते हैं कि हमारे पास ये ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट होती है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास वाई एक्सिस पे जो है पोटेंशियल एनर्जी है और रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ये दो तरह के हमने जो है वो रिएक्शंस लिए हुए हैं। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक हमारे पास रिएक्शन के लिए हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लेबल कर देते हैं। और दूसरा जो हमारे पास है वो है जी एंडोथर्मिक के लिए। ठीक है, अब हमारे पास ये किस तरह से है, हम कैसे देख सकते हैं। हमारे पास बेसिकली जो रिएक्टेंट होते हैं जब एक दूसरे के हम कहते हैं कि क्लोज होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वो क्या होते हैं जी, स्लो डाउन हो जाते हैं। जब स्लो डाउन हो जाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जी, कम हो जाती है। स्लो डाउन कोई भी चीज होगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो उसके नतीजे में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उनकी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर हम यही दिखा रहे हैं कि रिएक्टेंट्स हमारे पास जब थे वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में आए और उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट है या उससे ज़्यादा है, तो तभी हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, और इनके दरमियान की हमारे पास जो स्टेट बनती है, जो ट्रांजिएंट स्टेट होती है, जो शॉर्ट लिव्ड होती है, उसको हम क्या कहते हैं जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और क्यों कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमारे पास उसके पास एक एक्टिवेशन एनर्जी है कि वो इतने इस काबिल हो जाती है कि वो प्रोडक्ट बना सके। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमारे पास कौन सी होती है जी, एक्टिवेशन एनर्जी कंटेनिंग जो स्टेट होती है हमारे पास, उसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं हम कि रिएक्टेंट की एनर्जी हायर है यहाँ पर, ठीक है, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। लेकिन इस रिएक्टेंट की हम कहते हैं कि जो भी हमारे पास रिएक्टेंट यहाँ पर मौजूद होते हैं, उसको ये एक हिल जो है वो क्रॉस करना पड़ता है, एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, और उस एनर्जी बैरियर को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अगर तो रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर सकें, इस हिल को क्रॉस कर सकें, तो तभी वो प्रोडक्ट बना पाते हैं, अदरवाइज वो नहीं बना पाते। ठीक है, यहाँ से हम क्या ले सकते हैं जी, एक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का भी हम जो है यहाँ से व्यू देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट अगर मौजूद है, तो हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स की हमारे पास जो है एनर्जी हमारे पास हम देख रहे हैं कि ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो रही है जी, कम हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। अगर हम इसको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी देखें, तो पोटेंशियल एनर्जी पहले हमारे पास रिएक्टेंट्स की ज़्यादा थी और प्रोडक्ट की कम हो गई है। पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट की क्या हो गई है जी, हम देख रहे हैं कम हो गई है। इसको पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में हमने यहाँ पर देख लिया कि कम हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ, हम अगर पोटेंशियल एनर्जी का अगर डिक्रीज देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी तभी बढ़ती है जब हमारे पास क्या होता है जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि हीट बाहर की तरफ निकल रही है। तो हमारे पास क्यों निकल रही है, क्योंकि पार्टिकल बहुत तेज तेज मूव कर रहे हैं, तो हीट हमारे पास जो है वो बाहर बीकर, अगर हमारे पास बीकर के अंदर रिएक्शन हो रहा है तो बीकर हमारे पास गर्म हो जाएगा और हीट जो है वो बाहर की तरफ हमारे पास निकलेगी। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी हमें पता चल गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है ऐसे कि हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत, पोटेंशियल एनर्जी कम है, और प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है जी, वो ज्यादा है। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हम देख रहे हैं बन रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी जब ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं, बहुत आराम आराम से मूव कर रहे हैं, इतना तेज से मूव नहीं कर रहे। तो इसलिए उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ हीट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है,
इसमें हम देख रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी अटेन करने के लिए यही वजह है कि हमें कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ हीट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी कि बार बार हम हीट देते हैं तभी जाके हमारे पास रिएक्शन जो है ये कंप्लीट होता है। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तभी बनता है जब उसके पास पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाती है, खास किस्म की एनर्जी आ जाती है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो कि ट्रांजिएंट स्टेट होती है, प्रोडक्ट बनने से पहले हमारे पास स्टेट आती है, वो शॉर्ट लिव्ड स्टेट तभी हमारे पास बनती है जब हम उसको क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट दे रहे होते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या बन जाता है जी, प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इस तरह से बीकर हमारे पास क्या होता है जी, हम कहते हैं कि इसमें हीट हमें अंदर देना पड़ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम शो करा रहे हैं कि हीट हमें देना पड़ रही है। ठीक है, अब हमारे पास जो हम कहते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और इसी को अगर बैकवर्ड हमने चलाना हो तो वो दोनों के केस में डिफरेंट हो जाएगी। अब ये हमारे पास फॉरवर्ड तो बहुत आसानी से हो रहा है, यानी कि ऊंचाई से नीचाई की तरफ आ रही है ना। ओवरऑल हम देखें तो इंथाल्पी का चेंज हमारे पास ये आ रहा है, जबकि इसमें इंथाल्पी का चेंज काफी ज्यादा आ रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कम आ रहा है, यानी कि हमारे पास इस तरह से हो रहा है कि हमारे पास ये ऊपर ही था रिएक्टेंट्स, और फिर ये एज अ होल अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो प्रोडक्ट हमारे पास एनर्जी वाइज नीचे है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड जो है वो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। लेकिन अगर बैकवर्ड हम लेके जाना चाहें तो बिल्कुल ऐसी डायग्राम हमारे पास ये बन जाएगी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का मिरर लग रहे हैं ना, कि हमारे पास ये प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट बन जाए और वापस हमने इधर पहुंचना हो, अगर इसको बैकवर्ड लेके जाना हो, तो फिर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इसके लिए नीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, यही प्रोसेस इसके लिए अगर हम देखें तो पहले हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा उसकी जरूरत पड़ रही है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस फॉरवर्ड रिएक्शन, ये जो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसकी हाई है। लेकिन अगर हम बैकवर्ड इसको लेकर आएंगे तो फिर हमारे पास बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी और एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास कम रिक्वायर होगी। ठीक है, क्योंकि उस वक्त ये हमारे पास रिएक्टेंट बन जाएगा और प्रोडक्ट एनर्जी वाइज हमारे पास नीचे होगा, तो ऊंचाई से नीचाई की तरफ आना जो है वो हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ग्राफिकली हमने देख लिया कि हमारे पास मोर ऑन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी किस तरह से है। हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट जो है वो यहाँ पर बन जाती है, जो कि शॉर्ट लिव्ड होती है दोनों के केस में, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में। और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है हमारे पास इस तरह से हमने शो करा दिया कि किसमें हमारे पास जो है वो इनिशियली हम कहते हैं कि एक्सोथर्मिक के केस में हम कहते हैं कि फॉरवर्ड के लिए हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू इसके बैकवर्ड के, वो बैकवर्ड के लिए हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फॉरवर्ड के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, लेकिन बैकवर्ड के लिए हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये है जी मोर ऑन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी।